वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज के वीडियो में हम लेके आए हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। तो आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोगों को एक जानकारी दे देता हूं। लॉकडाउन के इस पीरियड में पढ़ाई कितनी मुश्किल हो गई है, ये आपको और हमको, ये सभी को पता है। और आप देख पा रहे हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के बंद हो जाने के कारण पढ़ाई तो बिल्कुल थम सी गई है, क्योंकि आपके जो डाउट्स होते हैं वह क्लियर नहीं हो पाते हैं। हम पूरा कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट करवाएं, लेकिन हम सिर्फ आपके लिए कुछ ही सब्जेक्ट का कंटेंट या वीडियो प्रोवाइड करवा पाते हैं। इसीलिए हमने अभी बात की अनअकैडमी से, और अनअकैडमी आपके लिए बिल्कुल ही सस्ते दरों पर सभी सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन क्लासेस और वीडियो और आपके डाउट के लिए स्पेशल क्लास के साथ एक ऑफ़र लेके आई है। इसमें आपके लिए बहुत ही कम पैसों में आप इसके मंथली पैक को परचेस कर सकते हैं। ये पैक हैं 1 मंथ के, 3 मंथ के, 6 मंथ के, 12 मंथ के और 24 मंथ के। ये कोर्स ले सकते हैं। अगर आप इस कोर्स को लेने के दौरान यदि आप हमारा कोड यूज करते हैं, कोड जो कि कोड है हमारा A2Z10, यहाँ पे आप देख सकते हैं A2Z10। यदि आप इस कोड का यूज करते हैं तो आपको रिसेंटली 10% का डिस्काउंट मिलेगा। यदि आपका वो कोर्स 1400 रुपये का है, यानी 1400 का है, तो आपको 140 रुपया रिसेंटली डिस्काउंट मिल जाएगा। और इससे आप पूरी पढ़ाई वो भी बिना कोई डाउट्स के कर सकते हैं। यही जानकारी आपको हमें देनी थी। तो अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो रक्त में आरबीसी के बढ़ने से जो स्थिति बन जाती है उसे कहा जाता है पॉलीसाइथेमिया, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ये पॉलीसाइथेमिया ज़्यादा हो जाने के कारण ये हमारे बॉर्न मैरो जो है उसका विषाक्तता का कारण भी बनती है। ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है? तो यहाँ विषाणुओं के कारण जो रोग नहीं होता है उसके बारे में बताना है। तो इसमें से सारा जो है छोटी माता यह विषाणु के कारण होता है, यकृत शोथ ये भी विषाणु के कारण होता है, और खसरा ये भी विषाणु के कारण होता है। परंतु हैजा जो है यह विषाणु के कारण नहीं होता है, यह होता है बैक्टीरिया के कारण। ये आप नोट कर लेंगे। कौन सा बैक्टीरिया है नाम? तो यह बैक्टीरिया नाम है कोलेरा नामक बैक्टीरिया के कारण यह होता है। ये भी आप नोट कर लेंगे, कोलेरा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। अग्नाशय डैश के रूप में कार्य करता है? किसके रूप में कार्य करता है ये आपको बताना है। अंतः स्रावित ग्रंथि के रूप में या बाह्य स्रावित ग्रंथि के रूप में? तो अग्नाशय कार्य करता है अंतः और बाह्य स्रावित ग्रंथि दोनों के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अग्नाशय और जनन ग्रंथियां मिश्रित होते हैं, वे अंतः स्रावित और बाह्य स्रावित दोनों के रूप में कार्य करते हैं। ये आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे अंडे की जर्दी यानी अंडे का पीला भाग में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है? तो यह कौन सा तत्व होता है ये आपको बताना है। तो यह होता है विटामिन B12, यानी इसे कोबालामीन भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। यह विटामिन जो है मस्तिष्क कार्य के लिए बहुत उपयोगी है, ये भी आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन नियंत्रण और विकास को प्रोत्साहित करता है। किसके नियंत्रण और विकास को प्रोत्साहित करता है ये आपको बताना है। तो यह स्तन ग्रंथि के विकास को प्रोत्साहित करता है। यह महिलाओं प्रजनन स्वास्थ्य और महिला सेक्स विशेषताओं को बनाए रखने के लिए एस्ट्रोजेन के साथ काम करता है। ये आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ फ्लोरोसेंट लैंप की बात कही जा रही है। इसमें चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7।
विद्युत चालकता का मात्रक क्या है? तो यहाँ विद्युत चालकता का मात्रक के बारे में बोला जा रहा है। यह किसका मात्रक है? तो यह महो का मात्रक है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और यहाँ पे ओम जो है दोस्तों, यह प्रतिरोध का मात्रक है, ये आप नोट कर लेंगे, प्रतिरोध का मात्रक ओम है। और आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे वेबर किसका मात्रक है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का हमारा पहला सवाल है आप लोगों के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी? तो किस वैज्ञानिक ने बैटरी की खोज की थी ये बताना है। तो ये है वोल्टा। बैटरी की खोज किन्होंने किया था? तो वोल्टा ने, ये आप याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। परमाणु का आकार कितना होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ परमाणु के आकार के बारे में बोला जा रहा है, इसका आकार कितना होता है ये आपको बताना है। तो यह होता है 10 का पावर 10 मीटर और 10 का पावर 8 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों हो जाएंगे ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है? यानी परमाणु क्रमांक समान है परंतु परमाणु भार अलग अलग हो तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें समस्थानिक और इंग्लिश में आइसोटोप दोनों कहा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। समस्थानिक हिंदी में बोला जाएगा और आइसोटोप इंग्लिश में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है? तो यहाँ मनुष्य के कानों में कितनी हड्डियां होती है ये पूछा गया है। तो यह टोटल 6 हड्डियां होती है, 3 एक कान में और 3 दूसरे कान में। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए मनुष्य की एक कान में कितनी हड्डियां होगी, तो यह होगी 3 और दोनों कान में तो 6, ये आप नोट कर लेंगे। और दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि एक कान में 3 हड्डियाँ होती है, तो इनके नाम आप नोट कर लेंगे। एक का नाम होता है इनकस, ठीक, और दूसरे का नाम होता है मालेअस, और तीसरा का नाम है अस्टेपस। ये आप नोट कर लेंगे, ठीक, वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। और मनुष्य के कान में सबसे छोटी हड्डी जो है अस्टेपस ही है, ये आप नोट कर लेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि मनुष्य के कान में सबसे छोटी मांसपेशी जो होती है, मांसपेशी वह कौन सी होती है? तो वह कान में ही होती है, उसका नाम आप बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है इसका नाम। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि मनुष्य के कान में सबसे छोटी मांसपेशी जो है उसका नाम क्या है, ये आप हमें बताएंगे। ये आज का हमारा दूसरा सवाल है आप लोगों के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? यहाँ कम तापमान को मापने वाले यंत्र के बारे में बोला जा रहा है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं कार्योमीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग कार्योमीटर से 1000 डिग्री तक का तापमान माप सकते हैं, ये आप नोट कर लेंगे, कितना? 1000 डिग्री तक का तापमान माप सकते हैं, ठीक। और दोस्तों आपसे एक और प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा यंत्र है जिससे हम बहुत अधिक तापमान को माप सकते हैं? तो बहुत अधिक तापमान को मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का यूज करते हैं, ये भी आप नोट कर लेंगे। सबसे ज़्यादा तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर और सबसे कम तापमान को मापने के लिए क्रायोमीटर का यूज करते हैं, ये आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये आपको बताना है। सूर्य और तारों पर ऊर्जा का स्रोत के बारे में, तो यह होता है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तित होना, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है? तो मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है ये आपको बताना है। तो मनुष्य के सुनने की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ये जो HZ है इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी यूनिट HZ की यूनिट यानी हर्ट्ज की यूनिट क्या होगी? तो इसकी यूनिट होती है आवृत्ति, आप नोट कर लेंगे, क्या? आवृत्ति। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को कहा जाता है क्या? तो इसे कहा जाता है
फोटोवोल्टिक सेल, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ सौर ऊर्जा का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है, उसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। ये आप नोट कर लेंगे, ऐसी ऊर्जा जो हमें सौर से प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व के कारण त्वरण का मान क्या होता है? तो गुरुत्व के कारण त्वरण का मान कितना होता है ये आपको बताना है। तो यह होता है 0। गुरुत्व के कारण त्वरण का मान 0 होता है, ये आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र का एसआई इकाई क्या है? तो यहाँ चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र की एसआई इकाई के बारे में बोला जा रहा है। तो दोस्तों आप हमें इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको यह क्वेश्चन बता दिया है पिछले वीडियो में। तो आप हमें क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र का एसआई इकाई क्या होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो पदार्थ के परमाणु सिद्धांत जो दिए थे वह डाल्टन के द्वारा दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है? तो परमाणु के अंदर जो पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये आप नोट कर लेंगे। और इलेक्ट्रॉन जो है ये चारों ओर घूमता रहता है, ठीक, ये आप नोट कर लेंगे। दोस्तों प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है, ये भी आप नोट कर लेंगे, ठीक। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। Fe के नाभिक में, Fe मतलब लोहा, ये आप नोट कर लेंगे, के नाभिक में 26 प्रोटॉन होते हैं। तो लोहा प्लस मतलब Fe+2 आयन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो Fe मतलब लोहा का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 26 होगा। तो +2 दिया हुआ है, यानी कि बाकी बचे कितने? तो 24, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आप याद रख लेंगे कि लोहा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो 26, ये भी आप नोट कर लेंगे। जो भी बातें मैं बताता हूँ आप वीडियो पॉज करके जरूर से जरूर नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक दिया हुआ 17 तथा द्रव्यमान संख्या दिया हुआ 36, तब उस परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता देता हूँ, वो आप नोट कर लेंगे। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है क्या? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो हमारा द्रव्यमान संख्या दिया हुआ 36 और प्रोटॉनों का संख्या दे दिया है 17। तो न्यूट्रॉनों की संख्या हम लोगों को निकल जाएगा, यानी कि 36 में से 17 घटा देंगे तो टोटल 19 बच जाता है, यानी हमारा न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 19, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो फार्मूला आप याद रखिए, आंसर इस प्रश्न का पाइए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। यदि पृथ्वी की त्रिज्या घटती है और उसका द्रव्यमान समान बना रहता है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा बढ़ेगा, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या तो घट रही है परंतु गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो रहा है? तो वो जिस तरह सिकुड़ेगा, सिकुड़ने पे क्या होगा? उसका त्वरण बढ़ेगा, ये आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। किस यंत्र के द्वारा रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है? ये आपको बताना है। तो वह यंत्र का नाम क्या है रेडियो एक्टिविटी मापने वाले यंत्र का? तो वह है गीगर मूलर काउंटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। और रेडियो एक्टिविटी का मात्रक क्या है? ऐसा ही मात्रक, तो यह है बेकुलर, ये भी आप नोट कर लेंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है? तो पृथ्वी की सतह से भू स्थिर उपग्रह का ऊंचाई क्या होगी? तो यह 36,000 किलोमीटर या 35,800 किलोमीटर, ये दोनों समीप में है, यानी उपरोक्त दोनों हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यहाँ वॉशिंग मशीन की बात कही जा रही है। यह किस सिद्धांत पर कार्य करेगा? तो यह करता है अपकेंद्रक या कंट्रीफ्यूजन, ये दोनों पर, यानी इंग्लिश में बोला जाए तो कंट्रीफ्यूजन और हिंदी में बोला जाएगा तो अपकेंद्रन, यानी उपरोक्त तो दोनों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है, अपूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? तो
तो यहाँ अपूर्ण बल की एसआई इकाई के बारे में बोला जा रहा है। यह क्या है? तो यह है न्यूटन मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, और साथ में यह बेल वाली घंटी भी दबा दें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो डाला जाए उसका समय पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।